गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक फुल चैप्टर रिवीजन करेंगे। पार्ट 1 करेंगे। क्लास 12th की बायोलॉजी किताब है, उसका चैप्टर 8 है, उसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो है हम आज आपको बताएंगे। उसके बाद जैसे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम इस चैप्टर के जो है MCQs फॉर्मेट में क्वेश्चंस जो हैं करेंगे। तो इस चैप्टर को आप पूरे अच्छे से रिवीजन करिएगा। जैसे जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा वैसे वैसे आपको याद रखना है, और इसी वीडियो में से मैं आपको क्वेश्चंस जो है दूंगा। तो अगर आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जो है चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ एक बार पढ़ लें, और अगर मेरे से कोई त्रुटि हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में मेरी जो त्रुटि है, गलती है, वो बता देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर की ओर चलने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ये जो चैप्टर है वो मैं NCERT प्लस जो मॉडर्न्स की किताब है वहाँ से लेकर आया हूँ, वहाँ से स्टडी करके आया हूँ। तो अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो प्लीज़ माफ़ करना। यहाँ पर आज मैं चैप्टर में आपको बिल्कुल शुरू से गाइडेंस दूंगा अच्छे से कि कैसे आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या रेलेवेंट है आपके। तो चलता हूँ आज के वीडियो लेक्चर की ओर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की। सबसे पहले हम यहीं पे हेल्थ और डिजीज़ के बारे में जानेंगे। तो ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ के बारे में हमने यहाँ पे जानना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हेल्थ के बारे में जानते हैं। हेल्थ क्या है? अकॉर्डिंग टू WHO की जो आपकी फ़िज़िकल फिटनेस है, आपकी मेंटल हेल्थ है और आपकी सोशल हेल्थ है, वो अगर ठीक है तो आप एक तरह से हेल्दी है। लेकिन अगर ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ ख़राब है या फिर तीनों ही आपकी ख़राब है तो यानी कि आप हेल्दी नहीं हो। तो ये WHO का कहना है। तो फिज़िकल हेल्थ में क्या आएगा? फिज़िकल हेल्थ में आपकी जितनी भी ऑर्गन्स है वो जो है परफेक्टली फंक्शनिंग करे हुए होने चाहिए। उसी तरह से मेंटल हेल्थ में क्या होगा? जो आपका ब्रेन है वो एक तरह से टेंशन भरा नहीं होना चाहिए, एंग्जाइटी फ्री होना चाहिए, टेंशन फ्री होना चाहिए। उसी तरह से सोशल हेल्थ में क्या होगा? सोशल यानी कि आपके समाज से रिलेटेड आपकी एक गुड जॉब होनी चाहिए, आपको जो है एक अच्छा घर मिलना चाहिए, आपको एक अच्छी फैमिली मिलनी चाहिए, आपको गुड नेबर्स मिलने चाहिए। तो ये आपके 3 फैक्टर्स जो है ह्यूमन हेल्थ के बारे में बताते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं आपके ह्यूमन हेल्थ के बारे में बताने वाले? वो हैं आपके फ़िज़िकल फिटनेस, मेंटल हेल्थ और आपकी सोशल हेल्थ। जब आपको ये तीनों फैक्टर्स मिलते हैं तो आपको एक गुड हेल्थ मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये WHO का कहना है। तो यहाँ पे एक जो करैक्टरिस्टिक्स हैं गुड हेल्थ के, वो क्या हैं कि एक आदमी को जो है डिजीज़ फ्री होना चाहिए। दूसरा क्या है कि उसको टेंशन फ्री होना चाहिए। तीसरा क्या है? उसकी सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ बेटर होनी चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए इसका क्या होगा कि उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको आत्मनिर्भर होना चाहिए, आत्मविश्वास उसके अंदर भरपूर होना चाहिए। पांचवा जो है उसका कि जितने भी उसका जीवन काल है वो फुली जो है वो जॉयफुल रहना चाहिए या फिर इन्जॉयफुल रहना चाहिए। ये इसके जो हैं वर्क्स हैं गुड हेल्थ के। छठा जो पॉइंट है इसका कि एक व्यक्ति को वर्किंग होना चाहिए, ठीक है, और वो अपने काम को अच्छे से किया हुआ होना चाहिए। तो आपको यहाँ याद रखना है कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेल्थ में आपको सिकनेस फ्री होना चाहिए, डिजीज़ फ्री होना चाहिए, टेंशन फ्री होना चाहिए, सोशल एंड फिजियोलॉजिकल टेंशन्स जो है आपकी वो उससे फ्री होना चाहिए, आपकी इकोनॉमिक पावर जो है अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इन्जॉयफुल लाइफ होनी चाहिए, और आपको जो है वर्क जो है अच्छा करना चाहिए। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है गुड हेल्थ की? गुड हेल्थ की आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो आपकी एक तरह से बोलते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। जब तक आपकी हेल्थ जो है अच्छी होगी तब तक आप जो है धनी होंगे। यानी कि आपको क्या करना है कि आपको जॉयफुल रहना है, ठीक है, एक्टिव रहना है, वर्क करते रहना है, ठीक है, एक्सरसाइज करते रहना है,
तभी आपको जो है गुड हेल्थ जो है मिलती है। ठीक है, आपको सभी चीज़ों से दूर रहना है, जो नशे की चीज़ होती है उससे दूर रहना है। ठीक है, और जो आपको बॉडी में ज़रूरत होती है जिस चीज़ की, उस चीज़ को आपने बैलेंस डाइट के रूप में लेना है। तो यहाँ पर कुछ हमने हेल्थ के बारे में डिस्कस किया। अब आती है डिज़ीज़ की बात। डिज़ीज़ क्या होते हैं? डिज़ीज़ जो होते हैं, डिज़ का मतलब होता है आपका अगेंस्ट, और ईज़ का मतलब होता है कंफर्ट। जो कंफर्ट के अगेंस्ट हों वो आपके क्या होते हैं? डिज़ीज़। यानी कि जब आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस अच्छी ना हो, मेंटल फ़िटनेस जो है अच्छी ना हो, और आपकी सोशल फ़िटनेस जो अच्छी ना हो, तो वो क्या कहलाएंगे आपकी? वो आपकी जो बॉडी है फिर वो डिज़ीज़ से ग्रसित है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो यहाँ पर हम कुछ डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ डिज़ीज़ आती है। ठीक है, 2 कैटेगरीज़ में हम बांटते हैं इसको। फर्स्ट आती है कॉन्जेनिटल डिज़ीज़, कॉन्जेनिटल डिज़ीज़, और सेकंड आती है आपकी, कौन सी डिज़ीज़ आती है सेकंड? तो जल्द से जल्द बताएं इसके बारे में कि कौन सी डिज़ीज़ आती है। फर्स्ट तो आपकी कॉन्जेनिटल आती है, सेकंड कौन सी आती है? सेकंड आती है आपकी एक्वायर्ड डिजीज़। ठीक है, तो 2 तरह की डिजीज़ है, कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड। सबसे पहले हम कॉन्जेनिटल के बारे में बात करेंगे। कॉन्जेनिटल डिजीज़ जो होती है वो इनबॉर्न डिजीज़ होती है, जो आपको जन्मजात मिलती है। ठीक है, इनबॉर्न डिजीज़ जो बर्थ से ही मिलती है, और ये इनहेरिटेबल होती है। इनहेरिटेबल जो आपको अपने माता पिता से मिलती है। ठीक है, तो इसमें जो है 2 तरह की डिजीज़ आती है। एक आती है जीन म्यूटेशंस वाली, जिसमें जीन्स में कुछ चेंजिंग आती है, उसकी वजह से डिजीज़ होती है। तो इसमें 2 डिजीज़ हैं, हीमोफीलिया, ये भी एक जीन में चेंज आने की वजह से होती है, और कलर ब्लाइंडनेस, ये भी एक जीन की वजह से होती है, जीन में चेंज आने की वजह से होती है। सेकंड यहाँ पर पॉइंट क्या है क्या कॉन्जेनिटल डिजीज़ का, कि क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, जिसमें क्रोमोसोम्स में चेंजिंग आती है। तो डाउन सिंड्रोम आपको याद रखनी है, डाउन सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, जो ये डिजीज़ हैं यहाँ पे क्रोमोसोम में चेंजिंग आती है। तो ये सब जो है वो आपकी कॉन्जेनिटल डिजीज़ हैं, जो आपको इनहेरिटेबल मिलती है, इनबॉर्न मिलती है, बचपन में ही मिल जाती है। दूसरी जो डिज़ीज़ आती है वो आती है आपकी एक्वायर्ड डिज़ीज़। एक्वायर्ड डिज़ीज़ क्या होगी? जो आपकी नॉन इनहेरिटेबल होगी, जो आपको जन्मजात नहीं मिलेगी, जन्म के बाद मिलेगी। ठीक है, जो आपको कम्युनिकेशन की वजह से मिलेगी, कम्युनिकेशन की वजह से मिलेगी, तो ये आपकी उसमें आती है। तो एक्वायर्ड डिजीज़ में आपकी 2 तरह की, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल यानी कि इन्फेक्शियस, और नॉन कम्युनिकेबल यानी कि नॉन इन्फेक्शियस। कम्युनिकेबल में क्या होगा कि आपका किसी के साथ संपर्क हुआ है, इन्फेक्टेड पर्सन से आपके हेल्दी पर्सन में जो है डिजीज़ जो गई है, बाय एयर, बाय वाटर, बाय फूड, बाय फिज़िकल कांटेक्ट और बाय वेक्टर्स, तो वो एक इन्फेक्शन क्रिएट कर देती है बॉडी में, तो वो आपकी जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होगी। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़, वो फैलती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उसमें एक तो कॉजेटिव एजेंट होते हैं, ठीक है, और दूसरे होते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। दूसरी बात करेंगे हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। सबसे पहले कॉजेटिव एजेंट की बात करते हैं। कॉजेटिव एजेंट में आपके बैक्टीरियल डिजीज़ आ जाएंगे। बैक्टीरियल डिजीज़ जो बैक्टीरिया की वजह से फैलेंगे, जैसे डिप्थीरिया हो गया, वुफिंग कफ हो गया, लेप्रोसी होगी, साइफिलिस होगी, टेटनस होगी, टाइफाइड होगी, प्लेग हो गया, निमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कॉलेरा हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, तो सब ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। तो आपको याद रखना है वायरल डिजीज़ में आपके जो डेंगू, इन्फ्लुएंजा, मीज़ल्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स,
कॉमन कॉल्ड, रेबीज़, जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस, आपका एड्स हो गया, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस हो गया, तो वो वायरल डिजीज़ हैं आपकी। प्रोटोजोअन डिजीज़ में आपको जो आपके प्रोटोजोआ की वजह से फैलेगी, ठीक है, जैसे मलेरिया वगैरह आपके प्लाज्मोडियम की वजह से फैलती है, ठीक है, और आपका एमीबॉयसिस वगैरह, काला काला आजार, स्लीपिंग सिकनेस जो आपके लेशमैनियाई होता है, ठीक है। फिर आपकी हेलमिंथ डिजीज़ आती है, हेलमिंथ की वजह से फैलने वाली जो टेनियसिस होती है, एस्केरियसिस होती है, जो आपके पेट में कीड़े होते हैं वो सब, एलिफेंटियसिस या ट्राइकोनोसिस, लिवर रॉट, आइकानोकोकिसिस, ये सब आपकी हेलमिंथ से फैलने वाले डिजीज़ हैं। उसी तरह से फंगल डिजीज़ आ जाती है। फंगल डिजीज़ में आपके पास रिंग वॉर्म, एथलीट्स फुट, कैंडियसिस, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये सारे की सारी जो है वो आपकी कॉजेटिव एजेंट कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। सेकंड क्या बात करी थी हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि कैसे ट्रांसमिट हुआ है। कॉन्टाजियस, कॉन्टाजियस, नॉन कॉन्टाजियस। कॉन्टाजियस का क्या मतलब होता है, ठीक है, ये जो डिजीज़ होती है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलती है एक्चुअल कांटेक्ट की वजह से। एक्चुअल कांटेक्ट होता है जब ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट होता है, ठीक है, उसकी वजह से फैलती है। जितनी भी एसटीडीज़ होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, वो आपकी कॉन्टेजियस डिजीज़ होती है। स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक है, वो आपकी कॉन्टाजियस डिजीज़ है। चिकन पॉक्स होता है वो आपकी कॉन्टाजियस डिजीज़ है। आपकी मीज़ल्स होती है वो आपकी कॉन्टाजियस डिजीज़ है। लेप्रोसी होती है आपकी कॉन्टाजियस डिजीज़ है। उसी तरह से नॉन कॉन्टाजियस डिजीज़ कैसी होगी, ठीक है, कौन सी होगी, जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलेगी थ्रू फूड या फिर एयर या फिर वाटर की वजह से। तो इसमें जितनी भी पेट की बीमारियां होती है, जैसे पेट के कीड़े, टेनियसिस, ठीक है, एस्केरियसिस, कोलेरा हो गया जिसमें आपको डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाती है, टीबी होगी वो आ जाती है इसमें, टाइफाइड हो गया वो आ जाता है इसमें, तो वो नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ होते हैं। उसी तरह से हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ के अब करेंगे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में जो आपके नॉन इन्फेक्शियस नेचर के होते हैं, क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस नेचर के होते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं फैलते। यहाँ पे जो है कुछ डेफिशिएंसी हो जाती है शरीर में तो ये फैलते हैं, या फिर डिजनरेट होने की वजह से टिश्यूज़ के ये फैलते हैं, या फिर कैंसरस डिजीज़ जितनी भी होती है, या फिर जितनी भी एलर्जिक डिजीज़ होती है वो यहाँ पर आती है डेफिशिएंसी की वजह से। मान लो किसी के शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो वहाँ पे क्वाशियोरकर एवं मरासमस नामक बीमारी होती है प्रोटीन्स की वजह से, ठीक है। डायबिटीज़ मेलिटस, इंसुलिन की कमी की वजह से। ड्वार्फिज्म यानी कि बोने जो रह जाते हैं वो आपके ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। तो डिजनरेटिव डिजीज़ आपको याद रखनी है जब टिश्यूज़ जो है डिजनरेट होने लग जाएंगे, ठीक है। जितने भी आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती है, वो डिजनरेट होने की वजह से टिश्यूज़ के होती है। ब्रेन में जो स्ट्रोक पड़ता है वो आपके टिश्यूज़ के डिजनरेट होने की वजह से होती है। आर्थराइटिस की बीमारी होती है वो आपके जॉइंट्स के डिजनरेट होने की वजह से होती है। नेक्स्ट देखिए कैंसरस सेल्स। कैंसरस सेल्स यहाँ पे क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होती है, ठीक है, यानी कि जो नए सेल बन भी रहे हैं लेकिन पुराने सेल जो है वो ख़त्म भी नहीं हो रहे हैं, तो वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होती है। तो वहाँ पे जो है ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाती है कैंसरस सेल में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि वहाँ पे कैंसरस डिजीज़ हो सकती है। एलर्जिक डिजीज़, एलर्जिक डिजीज़ जो है वो स्पेशल तरह के जो एलर्जेंस होते हैं उनकी वजह से होती है, ठीक है, और ये हाइपर सेंसिटिविटी क्रिएट कर देती है बॉडी में, ताकि जो है आपको लगातार जो है एलर्जीज़ होती रहे। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, यानी कि आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी अस्थमा को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी खांसी को कंट्रोल नहीं कर पाते,
अपने जो फीवर है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये सारे की सारी डिजीज़ जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो नॉन कम्युनिकेबल में आपकी डेफिशिएंसी डिजीज़ आ जाती है, डिजेनरेटिव डिजीज़ आती है, कैंसराइटिस डिजीज़ आती है, एलर्जिक डिजीज़ आती है। अभी हम डिजीज़ के बारे में कर रहे थे, तो अब बात करेंगे हम कॉजेज़ ऑफ डिजीज़। कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ को हम एक तरह से एक वर्ड में इटियोलॉजी बोलते हैं। इटियोलॉजी का मतलब क्या है कि हम डिजीज़ के कॉजेज़ के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे कुछ डिजीज़ के एजेंट्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि डिजीज़ के एजेंट्स क्या होता है। डिजीज़ एजेंट क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस जो डिजीज़ को कॉज करता हो, वो आपका डिजीज़ एजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ मैं आपको बायोलॉजिकल इन्फेक्शंस बता देता हूँ, बायोलॉजिकल इन्फेक्शियस डिजीज़ एजेंट्स बता देता हूँ। जैसे हमने अभी कुछ बात करी कि बैक्टीरिया के कुछ डिजीज़ होते हैं, वायरस के डिजीज़ होते हैं, फंगस के डिजीज़ होते हैं, प्रोटोजोआंस के डिजीज़ होते हैं, हेलमिन्थ्स के डिजीज़ होते हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें एक स्पेशल तरह का पैथोजन होता है जो कि एक डिजीज़ कॉज करने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो पैथोजन में आपको पैथोज याद रखना है। पैथोज का मतलब होता है डिजीज़। ठीक है, और जन का मतलब होता है, या जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो पैथोजन क्या हो गया, आपका डिजीज़ की प्रोडक्शन करने वाला। तो डिजीज़ की प्रोडक्शन कौन कर रहा है, बैक्टीरिया, वायरसेस, रिकेट्स वगैरह, रिकेटेशिस वगैरह, या फिर फंगस वगैरह, प्रोटोजोआंस वगैरह, हेलमिन्थ्स वगैरह। सो यहाँ पे क्या है कि एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है उसको अफेक्ट, वो किसी ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है अपने टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करके। ठीक है, उस ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करके। फिर वहाँ पे एक जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2-3 दिन का। तो उस इंक्यूबेशन पीरियड में वो जो है डिजीज़ को कॉज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज़ आपको मैंने यहाँ पे बतानी थी। तो कुछ यहाँ पे अभी तो बायोलॉजिकल एजेंट्स ही थे, अब केमिकल एजेंट्स भी आ जाते हैं। कुछ केमिकल एजेंट्स जैसे कुछ आपके यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए। ठीक है, गैसेस होगी, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, मेटल्स हो गए, या फिर फ्यूम्स होगी, या फिर एलर्जेंस भी बोल देते हैं। दीज आर द केमिकल एजेंट्स। ये भी जो है आपके बॉडी में डिजीज़ कॉज करने के लिए तत्पर रहते हैं एजेंट्स। देखिए, जब हार्मोन्स जो है ज़्यादा सिक्रीट होता है तो भी डिजीज़ होते हैं, लेकिन कम सिक्रीट होंगे तो भी डिजीज़ होंगे। तो वही जो केमिकल एजेंट्स अगर ज़्यादा सिक्रीट हो जाते हैं बॉडी में तो डिजीज़ जो है पैदा होनी स्टार्ट हो जाती है। और अगर वही जो डिजीज़ है, केमिकल एजेंट्स जो है वो बॉडी में सिक्रीट कम होने लगते हैं तो भी डिजीज़ पैदा हो जाती है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वो ख़त्म कर देती है। तो यहाँ पर जो है तीसरा जो आता है न्यूट्रिटिव एजेंट्स। न्यूट्रिटिव एजेंट्स में जैसे आपकी प्रोटीन्स की कमी होगी शरीर में, मिनरल्स की कमी हो गई, फैट्स की कमी हो गई, विटामिन्स की कमी हो गई, तो भी वहाँ पे डिजीज़ होनी बहुत ज़्यादा संभव है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक एजेंट्स भी होते हैं। जैसे कोई जीन्स में चेंजिंग आ गई, और जीन्स कहाँ से आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स से ही आ रहे हैं। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके जो है संभावना है कि आपके अंदर भी वो प्रॉब्लम होगी। तो वो एक तरह से जो है कॉजल एजेंट्स ही एक तरह से। तो यहाँ पे हमने कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ की यानी कि इटियोलॉजी के बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में क्या होगा कि मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज़, कि किस तरह से जो डिजीज़ है वो फैल रही है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में तो हम उसमें 2 तरह के ट्रांसमिशंस लेते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट में क्या होगा
जो पैथोजेंस है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा रहे हैं किसी विदाउट इंटरमीडिएट एजेंट की मदद से, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो या तो हैंडशेक की वजह से डिजीज़ फैला रहा है, या फिर किसिंग की वजह से डिजीज़ फैला रहा है, या फिर वो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से डिजीज़ फैला रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स, मीज़ल्स, लेप्रोसी, रिंगवॉर्म, गोनोरिया, साइफिलिस, ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं और कुछ वायरस डिजीज़ हैं, कुछ प्रोटोजोआन्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एक तरह से ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन की वजह से होती है, ठीक है। फिर आपकी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वाली आती है डायरेक्ट में ही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो आपके कफिंग वगैरह होती है या स्नीजिंग वगैरह होती है, तो वो इन्फेक्टेड पर्सन से जो है वो हेल्दी पर्सन में फैल जाती है, तो वो आपकी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है। यानी कि जो मतलब आपका खांसी वगैरह का अगर किसी दूसरे आपको हो रही है और उसका जो पार्टिकल है आपकी खांसी का उसके ऊपर पड़ जाता है दूसरे आदमी के ऊपर, तो वो क्या है, एक तरह से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है। फिर आपका तीसरा आता है कॉन्टैक्ट विद सॉयल। कॉन्टैक्ट विद सॉयल में क्या होता है, सॉयल की वजह से आपको चोट लग गई तो उसमें जो है टेटनस हो जाता है आपको, ठीक है। अगर आप टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगाते, लॉक जॉ की बीमारी हो जाती है, जबड़ा आपका बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है एक जगह, तो वो टेटनस की बीमारी होती है एक तरह से। चौथा आता है आपका डायरेक्ट ट्रांसमिशन में एनिमल बाइट की वजह से। डॉग अगर काट लेता है तो रेबीज़ नामक वायरस जो है बॉडी में चल जाता है और रेबीज़ बीमारी होती है, यानी कि हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट में याद रखना है कि इनडायरेक्ट में क्या होगा, जो इनडायरेक्ट तरीके से फैलेगी आपको, ठीक है। मान लो आपको वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है कोई, वेक्टर बॉर्न यानी कि मलेरिया हो गया, ठीक है। मलेरिया कैसे हो रहा है, वो फीमेल एनोफिलीज़ की वजह से हो रहा है। तो एक वो वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या है वहाँ पे, वेक्टर क्या है आपका फीमेल एनोफिलीज़, जो आपका वायरस को या फिर बैक्टीरिया को फैला रहा है या फिर बीमारी को फैला रहा है। और जैसे ही वो आपकी स्किन को पिंच करेगा तो वो क्या करेगा, पहले अपना एक जो सलाइवा है वो सिक्रीट करेगा कि बॉडी जो है उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है। तो वो अगर बीमारी होगी तो वो उसको जो है उस मच्छर को नहीं लगेगी, उस फीमेल एनोफिलीज़ को नहीं लगेगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो अपने मलेरिया के जो सेल्स हैं वो अपनी बॉडी में जो हमारी बॉडी में डाल देता है, वेक्टर की होस्ट की बॉडी में डाल देता है। तो वो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, ये समझ लो एक तरह से। दूसरा व्हीकल बॉर्न डिजीज़। व्हीकल बॉर्न डिजीज़ क्या होता है कि व्हीकल बॉर्न डिजीज़ जो है वो किसी एजेंसी के थ्रू जो है ट्रांसमिट होती है। जैसे फूड वाटर वगैरह होगी तो आपको उससे क्या होता है, कोलेरा, डाइसेंट्री वगैरह, टाइफाइड वगैरह हो जाती है, या फिर ब्लड की वजह से ब्लड से जो है ट्रांसमिशन हो जाता है एड्स वगैरह का, या फिर कोई साइफिलीज़ वगैरह नामक बीमारी का, तो वो आपको याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की। जो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से जो है ट्रांसमिट होती है डिजीज़, उसको बोलते हैं सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो फैलती है। तो यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज़ भी आती है कुछ। तो बैक्टीरियल डिजीज़ में आपके पास साइफिलीज़ और गोनोरिया ये आती है, और वायरल डिजीज़ में आपके पास एड्स आता है, और आपके पास HIV = एड्स ही होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो आपका सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से फैलती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको हाइजीन्स जो है अपनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के बारे में भी बताया जाता है, पर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ को हम इतना जो है जाएंगे नहीं। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ को इतना याद रखें कि प्रोफिलैक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोफिलैक्सिस। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ को क्या बोलते हैं, प्रोफिलैक्सिस, कि हम प्रोफिलैक्सिस किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि रेगुलर जो है हैंड को वॉश करना है, रेगुलर बाथिंग करनी है, हेयर्स को डेली धोना है, जो है दांतों को डेली साफ़ करना है, आइज़ को डेली वॉश करना है, कपड़ों को जो है डेली वॉश करना है, अल्कोहल को, टोबैको को, ड्रग एडिक्शन को आपको अवॉइड करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, जो वेजिटेबल्स हैं आपको वो खाने हैं, ठीक है। जंक फूड आपको नहीं खाना है, ठीक है।
आपको एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग अपना के रखनी है। अगर किसी को फ्लू वगैरह लगा है तो वो चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी कुछ जो है वैक्सीनेशन भी यहाँ पर दी जाती है, वैक्सीन्स वगैरह भी दी जाती है काफ़ी सारे डिजीज़ के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको मेन जो है आपको यहाँ बता देता हूँ कि अगर किसी को एलर्जिक डिजीज़ होती है तो वहाँ पे आपको एंटीहिस्टामाइन दी जाती है। एंटीहिस्टामाइन वो एलर्जिक डिजीज़ को कम कर देती है। उसी तरह से एंटीपायरेटिक्स याद रखनी है। एंटीपायरेटिक्स का मतलब क्या है कि वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देती है, बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देती है। जैसे आपका एस्पिरिन आ जाता है या फिर क्रोसिन आ जाता है या फिर पीसीएम आ जाता है, ठीक है, तो वो आपकी एंटीपायरेटिक्स है। उसी तरह से एनाल्जेसिक, ठीक है, एनाल्जेसिक जो है आपको पेन रिलीफ में हेल्प करती है। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं, आपको याद रखनी है कि क्या क्या करती है, ठीक है। और जितने भी पैथोजेंस होते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वो फंगल हो चाहे वो वायरस हो, तो इनको किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है, और एंटीबायोटिक्स में सबसे पहले जो वैक्सीन आई थी वो आपकी आई थी, एंटीबायोटिक आई थी, वो आपकी पेनिसिलिन आई थी। पेनिसिलिन को किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। मेनली जो आपकी एंटीबायोटिक्स होती है वो आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए दी जाती है। और किसी के अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होती है, यानी कि कैंसरस सेल्स डेवलप हो जाते हैं, तो वहाँ पे एक तरह स्पेशल तरह की थेरेपी जब दी जाती है वो होती है कीमोथेरेपी, यानी कि केमिकल थेरेपी। तो यहाँ पर आज के चैप्टर में हमने काफ़ी चीज़ें कर ली है, जैसे आपका हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ के बारे में WHO का क्या कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आपको जनेवा स्विट्ज़रलैंड में आपको याद रखना है कि इसका जो है हेडक्वार्टर है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा हमने डिजीज़ के बारे में बात किया, तीसरा हमने कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ के बारे में बात किया, ठीक है। फिर चौथा हमने मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बात किया, ठीक है। और पांचवा हमने प्रिवेंशन के बारे में बात किया। तो ये हमारा आज का पार्ट 1 था। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।